स्वागत है आपका हमारे चैनल पीओबी हॉरर ऑफिशियल चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं काला जादू की एक ऐसी डरावनी कहानी जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी बहुत ही ज्यादा खौफनाक होने के साथ बहुत ही ज्यादा रोमांचित करने वाली है आपको। आज हम जानेंगे कि काला जादू कितना खतरनाक हो सकता है। कहानी स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि कहानियों को सिर्फ आप मनोरंजन के लिए ही सुना करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप भी पसंद करते हैं डरावनी कहानियां, तो सब्सक्राइब करके आप भी जुड़ सकते हैं हमारी कहानियों के साथ। तो आप अपने ईयरफोन हेडफोन लगा लीजिए, चलते हैं कहानी की ओर। भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधित्व करने वाले साहित्य, चारों वेद, 18 महापुराण, 18 उपपुराण, 6 शास्त्रों और उपनिषदों के अलावा 64 विद्याएं भी हैं। और उन्हीं विद्याओं में एक विद्या है काली विद्या, जिसे प्रचलित भाषा में काला जादू कहा जाता है। काला जादू का भारत के बाद अफ्रीका में अधिक विस्तार है। अफ्रीका में काला जादू विभिन्न रूपों में पाया जाता है, लेकिन भारत में उसका सिर्फ एक ही राज्य है जिसे पूर्ण मौलिक कहा जा सकता है। प्रस्तुत जो अविश्वसनीय और चमत्कार पूर्ण कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह काला जादू के अपने मौलिक रूप से ही संबंधित है। काला जादू के काले कारनामों के विषय में मैंने बहुत कुछ सुन रखा था और बहुत कुछ पढ़ भी रखा था, लेकिन कभी मुझे उसका अविश्वसनीय चमत्कार भी जीवन में देखने को मिलेगा, ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैंने। सन 1954 ईस्वी। उन दिनों मेरे मित्र थे सैमसन थे तो अंग्रेज, लेकिन नाम मात्र के भारतीयता उनकी नस नस में भरी हुई थी। तंत्र मंत्र में उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने उसका खूब अध्ययन भी किया था, इसलिए कभी कदा मौका मिलने पर मुझसे तंत्र मंत्र और जादू टोना के विषयों पर गंभीर चर्चा भी किया करते थे वह। एक बार विभागीय कार्य से पूर्वी सीमांत प्रदेश की यात्रा करनी पड़ी। मिस सैमसन भी मेरे साथ थे। मैं जिस गांव में ठहरा हुआ था उसकी आबादी 1500-1600 के लगभग थी, जिनमें अधिकतर खासी जाति के हरिजन थे, जिसका मुख्य धंधा था शराब बनाना और घूम घूम कर बेचना। गांव का नाम था सेमडापुडी, जिसके चारों ओर आसाम का घनघोर जंगल था, और उस जंगल के भीतर से निकलकर एक पतली सी नदी बहती हुई वर्मा की सीमा के करीब किसी घाटी में जाकर विलीन हो गई थी। उस जंगली नदी का नाम था आर्शिकुल्पा, जिसके किनारे बसा था सेमडापुडी। गांव के बाहर नदी के तट पर एक छोटा सा पुराना मंदिर था। मंदिर के भीतर किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं थी। उसकी जगह छोटा सा ताखा था, जिस पर सिंदूर की गहरी परतें जमी हुई थीं। बाद में पता चला कि वह मंदिर काली का स्थान है और वह बहुत जागृत है। हर तरह की मनोकामना उस स्थान पर पूरी होती है। जब सैमसन साहब को ये सारी बातें मालूम हुई तो वे अपना अधिक से अधिक समय काली के स्थान पर ही बिताने लगे। उन्हें उस स्थान पर कभी कदा विचित्र अनुभूति होती थी, जिसे वह स्पष्ट रूप से बतला नहीं पाते थे। खासियों का एक मुखिया था जिसका नाम था सावजू। सावजू की उम्र 60 के ऊपर थी, लेकिन उसका काला जिस्म काफी गठीला और मजबूत था। मुखिया के अलावा वह काली के थान का पुजारी भी था, इसलिए उस समाज में उसका दोहरा प्रभाव था। सावजू को 3 संतानें थीं, एक लड़का और 2 लड़कियां। लड़का सबसे बड़ा था और उसका नाम था टेनेजू। टेनेजू 20-22 साल का युवक था। बाप की तरह उसका रंग भी काला था, लेकिन उसके शरीर का गठन और नाक नक्शा विशेष रूप से आकर्षक था। जब कभी वह चांदनी रात में ऋषि कुल्पा के किनारे एकांत में बैठकर आसामी विरह गीत सुरीले स्वर में गाता, उस समय गांव की नवयुवतियां अपने अपने बिस्तरों पर बेचैनी से करवटें बदलने लग जाती। इतना ही नहीं, उनके सीने की धड़कन बढ़ जाती। गांव में टेनेजू को चाहने वाली कुमारी वालाओं और युवतियों की कमी न थी, मगर टेनेजू प्यार करता था सांवली से। वह हमेशा उसी की मोहक कल्पना में डूबा रहता था। कभी कभी उसी की याद में वह आर्शिकुल्पा के किनारे रात की खामोशी में गीत भी गाया करता था। ये सब कुछ जानते समझते हुए भी वे नवयुवतियां बेबस थीं। जब वे अपने सामने उस सजीले जवान को देखती तो बस देखती ही रह जाती। सेमडापुडी से लगभग 50-60 मील पूरब की ओर एक गांव था लाल पहाड़ी। सांवली उसी गांव के सरदार हरखू की इकलौती लड़की थी।
सेमडापुड़ी में सांवली के मामा की शादी हुई थी। एक बार सांवली अपने पिता के साथ मामा के ससुराल आई हुई थी। उस समय उसकी उम्र 13-14 साल से ज्यादा न थी। उसके रूप सौंदर्य का क्या कहना। इकहरी देह, गोरा रंग, कजरारी आंखें, पतली नाक, गुलाबी होंठ और काले घुंघराले बाल। सांवली के आते ही उसके रूप सौंदर्य की गमक पूरे गांव में फैल गई। हरखू अगर अपने गांव और अपनी जाति बिरादरी का सरदार था तो सावजू भी उससे कम न था। इसलिए दोनों की दोस्ती होते देर न लगी। जातीय प्रथा के अनुसार दोनों ने हड्डियां बदलकर पी। हड्डियां यानी शराब खासी जाति में हड्डियां बदलकर पीने का मतलब है पक्की दोस्ती। उन्हें स्थायी रखने के लिए यथासंभव दोनों परिवारों में वैवाहिक संबंध, जिस समय दो सरदार हड्डियां बदलकर पी रहे थे, उसी समय नदी के किनारे टेनेजू और सांवली प्रेम के अथाह सागर में डूबे हुए थे। सांवली की जैतून की शाख की तरह कोमल उंगलियां टेनेजू के बालों से खेल रही थीं और टेनेजू के हाथ फिसल रहे थे सांवली की पीठ और कमर पर। टेनेजू और सांवली दोनों पहली ही नजर में एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे थे। टेनेजू सांवली के रूप जाल में उलझा हुआ था, जबकि सांवली उसके बलिष्ठ शरीर के प्रति बुरी तरह आकर्षित थी। एक को रूप की प्यास थी तो दूसरे को प्रबल पौरुष की। जब सांवली और टेनेजू के प्रेम प्रसंग का पता दोनों सरदारों को चला तो तुरंत दोनों की शादी पक्की कर दी गई और इस सिलसिले में उस रात खूब खुशियां मनाई गई। नाच गाने हुए और गोश्त व शराब की दावत दी गई पूरे गांव वालों को। जाति प्रथा के अनुसार सावजू ने अपने भावी समधी को कुछ रुपए और 25 हड्डियां दिए और उसी के साथ अगले साल शादी का दिन भी निश्चित हो गया। अपने प्रेमी और होने वाले भावी पति की याद दिल में संजोए सांवली चली गई वापस अपने घर। उसके जाते ही टेनेजू विह्वल हो उठा। उसकी मानसिक स्थिति पागलों सी हो गई। सांवली की यादों में खोया खोया सा रहने लगा वह हर समय। उस गांव में विवाह की परंपरा विचित्र थी। लड़के के माता पिता विवाह पक्का हो जाने पर लड़की के मां बाप को एक निश्चित अवधि के भीतर खास रकम दिया करते थे। वह न मिलने पर लड़की का विवाह उसके मां बाप अन्यत्र तय कर देते थे। सावजू समय पर रकम का इंतजाम न कर सका। निर्धारित धनराशि निश्चित समय पर हरखू को जब नहीं मिली तो उसने सांवली का विवाह एक दूसरी जगह तय कर दिया नाराज होकर। टेनेजू की मानसिक स्थिति प्रेमिका के वियोग में पहले से ही खराब थी। फिर जब उसे यह सूचना मिली कि सांवली का विवाह कहीं और हो रहा है तो उसका खून खौल उठा एक बारगी। सेमडापुड़ी से लगभग 50-60 मील की दूरी पर एक गांव गोलभूजा था। गोलभूजा में एक आदिवासी तांत्रिक रहता था जिसे लोग राडू प्रजापति के नाम से जानते थे। राडू प्रजापति को कई प्रकार की चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त थीं। वह अपने काले जादू के बल पर मनचाहा काम कर सकता था। उसके पास सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान था। सैमसन न जाने कैसे उसके नाम से पहले से ही परिचित थे। उस इलाके में पहुंचने के दूसरे ही दिन सैमसन मुझे अपने साथ लेकर राडू प्रजापति से मिलने गोलभूजा गए। मैंने देखा राडू प्रजापति का व्यक्तित्व तो बिल्कुल साधारण था, लेकिन उसकी उल्लू जैसी आंखों में एक विचित्र सी चमक थी। लगता था वह इंसानी आंखें नहीं बल्कि किसी विषधर सर्प की आंखें हों। काला रंग, नाटा कद, गठीली देह, कुश और झाड़ की तरह रूखे खड़े खड़े सिर के बाल। उम्र यही 50-55 के लगभग। राहु प्रजापति की झोपड़ी के सामने जब मैं पहुंचा उस समय वह बाहर बैठकर बड़े इत्मीनान से हड्डियां पी रहा था और उसके सामने ताजी कटी हुई काले रंग की एक मुर्गी पड़ी हुई थी जिसका ताजा खून कच्चे फर्श पर फैला था। निश्चय ही वह कोई भयानक तांत्रिक क्रिया कर रहा था। हम दोनों को देखकर उठ खड़ा हुआ राहु प्रजापति। फिर जब उसे यह मालूम हुआ कि सैमसन उसके नाम से परिचित है और उसे मिलने के लिए आए हुए हैं तो उसने तुरंत झोपड़ी के भीतर खाट बिछाकर बड़े आदर से हम दोनों का स्वागत किया। मैंने देखा झोपड़ी के भीतर काफी जगह थी। एक ओर जमीन पर एक छोटा सा तख्त लगा था जिस पर रंग बिरंगे कपड़ों में लिपटे कई गुड्डू पड़े थे जिनके सभी अंग तो इंसानों जैसे थे मगर चेहरे विभिन्न प्रकार के जानवरों के थे। उन तमाम गुड्डों में अजीब आकर्षण था। शायद उसी के कारण काफी देर तक उनकी ओर अपलक निहारता मैं। खैर, पूछने पर राडू प्रजापति ने बताया कि वे गुड्डे उसके काले जादू से संबंधित हैं। उनके जरिए वह कोई भी पैशाचिक कार्य कर सकता है। इसलिए उस दिन टेनेजू
50-60 मील का जंगली रास्ता तय कर राडू प्रजापति के पास जा पहुंचा और उसको अपनी सारी व्यथा कथा सुनाई और किसी भी तरह सांवली को पाने की इच्छा प्रकट की। सारी बातें सुनने के बाद राठू प्रजापति ने आश्वासन दिया कि वह अपने काला जादू की ताकत से कुछ ऐसा माहौल पैदा कर देगा कि लड़की की शादी और किसी के साथ न होकर उसी के साथ होगी। अतः सुनते ही टेनेजू प्रसन्न हो उठा। उसने तत्काल उस तांत्रिक के आदेश पर एक काला बकरा, 3-4 बोतल शराब और अन्य तांत्रिक वस्तुएं लाकर उसे दे दी। उस दिन अमावस्या की काली अंधेरी रात थी। गांव से थोड़ी ही दूर पर श्मशान था। राडू प्रजापति सारे सामानों को लेकर उस अंधेरी रात में श्मशान गया और साथ में टेनेजू को भी लेता गया। उस समय श्मशान में कोई लाश जल रही थी, जिसकी लाल पीली रोशनी में उस तांत्रिक ने वहां जमीन पर एक बड़ा सा गोल घेरा बनाया और फिर उसके भीतर जमकर बैठ गया। वह पहले तो काफी देर तक वह कोई मंत्र पढ़ता रहा, फिर मंत्र पढ़ते पढ़ते एक दीप जलाया उसने। उसके बाद एक धारदार छुरे से एक ही बार में उसने बकरे की गर्दन धड़ से अलग कर दी। दूसरे ही क्षण दायरे के भीतर चारों तरफ खून ही खून फैल गया। उसी समय जंगल के भीतर संवेद स्वर में सियारों के रोने की आवाज गूंज उठी। राडू प्रजापति ने बकरे के कटे सिर को दायरे के बाहर फेंक दिया। आश्चर्य की बात थी, उसके फेंकते ही न जाने कहां गायब हो गया बकरे का सिर। धड़ के भीतर उसने 3-4 गुड्डों को, जिन्हें वह एक झोली में भरकर लाया था, डाल दिया। उन गुड्डों के भीतर जाते ही बकरे का धड़ बुरी तरह उछलने कूदने लगा, लेकिन कुछ क्षण बाद जब वह शांत हुआ तो उसके भीतर से वे तमाम गुड़े एक के बाद एक निकले और हवा में गायब हो गए। फिर उस तांत्रिक ने विचित्र भाषा और विचित्र शैली में कोई मंत्र पढ़ा। अतः वे गुड्डे एक एक कर वापस लौट आए, मगर उनका रूप रंग बदला हुआ था। आरंभ में उनकी आकृति बच्चों जैसी थी, मगर बाद में धीरे धीरे वे अपने आप बढ़ने लगे। परिणाम स्वरूप जब वे 7-8 फुट के हो गए तो उनकी आकृति अचानक राक्षसों जैसी हो गई। उन राक्षसों के धड़ चौड़े, पैर लंबे और सिर बेहद बड़े थे, जिन पर काफी लंबे लंबे बाल थे। आंखें गोल थीं, कान भी काफी बड़े थे, मुंह से खून टपक रहा था। थोड़ी दूर पर बैठा टेनेजू इन तमाम चमत्कार पूर्ण अलौकिक दृश्यों को मुंह बाएं देख रहा था, लेकिन जब उसने उन राक्षसों को देखा तो एक बारगी भय से सिहर उठा। उसका सारा शरीर कांपने लगा। वह इतना आतंकित हो गया था कि यदि उसके मन में सांवली को पाने की लालसा न होती तो वह उसी क्षण भाग खड़ा होता वहां से। लेकिन अब तक उस तांत्रिक ने जोर जोर से कोई मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप वे तमाम राक्षसी आकृतियां हवा में तैरती हुई वहां से चली गई। किंतु आश्चर्य की बात थी, क्योंकि उनके जाते ही दायरे के भीतर रखा बकरे का धड़ भी गायब हो गया। इतना ही नहीं, बल्कि उसके गायब होते ही तांत्रिक ने बगल में रखी शराब की बोतलें एक एक करके खोली और गट-गट कर पीने लगा। आखिर जब सभी बोतलों की शराब खत्म हो गई तो वह दायरे के बाहर निकला और आवाज देकर टेनेजू को अपने पास बुलाया। टेनेजू अभी भी भय से कांप रहा था, लेकिन जब वह तांत्रिक के निकट आया तो उस पिशाच सिद्ध जादूगर ने उससे कहा, जा, अभी इसी समय अपने गांव वापस लौट जा। अब तेरी मंगेतर और किसी दूसरे के साथ नहीं ब्याही जाएगी। तेरा काम पक्का कर दिया मैंने। उस समय सांवली वहां से लगभग 70-80 मील दूर अपनी झोपड़ी में चारपाई पर सो रही थी, गहरी नींद में। अचानक उसकी नींद खुली। उसने देखा कि उसकी चारपाई के चारों ओर 3-4 व्यक्ति खड़े हैं और उसकी ओर अपलक देख रहे हैं। परिणाम स्वरूप एक बारगी सांवली भय से चीख उठी, लेकिन उसके चीखते ही वे व्यक्ति वहां से गायब हो गए। परंतु पुनः दूसरी रात को भी ऐसा ही हुआ। रोज की तरह सांवली चारपाई पर सो रही थी। उस रात उसने झोपड़ी के किवाड़ भीतर से बंद कर दिए थे। आधी रात के समय अचानक उसकी नींद फिर खुल गई। उसने इस बार अपनी चारपाई के चारों ओर खड़े 3-4 ऐसे लोगों को देखा जिनकी आकृति अत्यंत भयानक थी। वे किसी भी दृष्टि से मनुष्य नहीं कहे जा सकते थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उन सभी के पैर नहीं थे, उनके धड़ जैसे अधर में लटक रहे थे। उन्हें देखकर सांवली इतनी भयभीत और आतंकित हो उठी थी कि उसके मुंह से इस बार चीख तक नहीं निकल सकी। कुछ देर बाद भयानक आकृति वाले लोग अचानक गायब हो गए। लेकिन यह क्या, उनके गायब होते ही सांवली बेहोश हो गई और जब होश आया तो उसने देखा सवेरा हो चुका था।
परिवार के लोग उसके पास बैठे हुए थे। फिर उसने रात की सारी बातें बताई तो किसी को विश्वास नहीं हुआ। सभी ने यही कहा, कोई बुरा सपना देखा होगा उसने। मगर सांवली इस बात को अच्छी तरह समझती थी कि वह सब कुछ सपना नहीं था, क्योंकि जो कुछ भी देखा था उसने, वह सच था। दिन भर सहमी सहमी सी थी वह। रात में भी उसी भय के कारण नींद नहीं आई, इसलिए पूरी रात जागती रह गई वह। लेकिन भोर के समय थोड़ी देर के लिए झपकी सी लगी सांवली को, और उसी स्थिति में इंसान के रूप में विचित्र प्राणियों को अपने निकट देखा उसने। उन विचित्र प्राणियों की काफी हद तक शक्ल सूरत इंसानों जैसी ही थी, मगर उनके सिर कोहड़े के आकार के और काफी बड़े थे। छाती और पेट भी हद से ज्यादा बड़े थे, लेकिन पैर बांस की तरह लंबे और पतले थे। उन्हें देखकर सांवली उसी अवस्था में भय से थर थर कांपने लगी। आतंक के कारण उसके मुंह से चीख भी न निकल सकी उस समय। पहले तो वे विचित्र जीव सांवली की ओर घूर घूर कर देखते रहे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े और सांवली को उठा लिया। वह चाहकर भी विरोध न कर सकी। उसे ऐसा लगा कि वह आकाश में उन भयानक लोगों के साथ उड़ रही है और उड़ते हुए तीव्र गति से आगे बढ़ती जा रही है। तभी अचानक एक जोर से झटका लगा उसे, और उसी के साथ उसकी तंद्रा टूट गई। घबराकर उठ बैठी वह दूसरे क्षण, आंखें फैलाकर आश्चर्य से देखने लगी चारों तरफ। उसने देखा कि वह अपनी झोपड़ी में नहीं, बल्कि आर्षकुल्पा के किनारे काली के थान के चबूतरे पर पड़ी हुई है। इतनी दूर वह कैसे इतनी जल्दी पहुंच गई? क्या सचमुच उसे आकाश में उड़ाकर वहां लाया गया था? सब कुछ अविश्वसनीय था, सब कुछ चमत्कारपूर्ण था, मगर था सब सत्य, जिसे चाहकर भी झुठलाया नहीं जा सकता था। अब क्या होगा, सोचने लगी सांवली। अब कैसे वापस लौटेगी अपने गांव? परिवार के लोग भी खोज रहे होंगे, फिर जब उन्हें यह मालूम होगा कि वह यहां है तो क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे? गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए। सभी को इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि सांवली इतने सवेरे कैसे पहुंच गई वहां, और वह भी अकेले। लेकिन सांवली के अकस्मात आने की सूचना जब टेनेजू को मिली तो खुशी से झूम उठा एक बारगी वह। दौड़ा दौड़ा वह सांवली के पास पहुंचा और दोनों हाथ फैलाकर उसे आलिंगनबद्ध कर लिया उसने। दोनों एक दूसरे से लिपटकर बहुत देर तक रोते रहे। उनके वियोग की पीड़ा आंसुओं के सहारे बाहर निकलती रही, मगर उनका वह मिलन क्षणिक था। कुछ ही देर बाद हरखू अपने आदमियों को लेकर आ धमका वहां और चीख चीख कर कहने लगा, मेरी लड़की पर सावजू ने काला जादू कराया है। मैं जादू का बदला जादू से लेकर छोहूंगा। कैसे नहीं हटेगा उसके काले जादू का असर, यह देखना है उसे। जब सैमसन को इन बातों का पता चला तो वह तुरंत सांवली से मिला। सांवली ने उसे शुरू से अंत तक की सारी घटनाएं बताईं। फिर अंत में उसने यह भी बताया कि किस प्रकार वहां पहुंची। सारा चमत्कार प्रजापति के गुड्डों का है। वे ही हैवानी शक्ल में बदलकर प्रजापति के संकेत पर सब कुछ कर रहे हैं। यह समझते देर न लगी सैमसन को। मैंने उससे कहा, अब आगे क्या होता है यह देखना है। 3-4 दिन के बाद एक व्यक्ति मिला। वह सांवली के गांव का ही रहने वाला था। उसने बताया कि सांवली की हालत काफी नाजुक है। उसको जो कुछ भी खाने के लिए दिया जाता है वह ईंट, पत्थर और कांच अथवा कील कांटे की शक्ल में बदल जाता है। लड़की भोजन के अभाव में दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। अब तो चलने फिरने से भी लाचार हो गई है। अंत में उस व्यक्ति ने कहा, उसके घर वालों ने बड़े बड़े तांत्रिकों को दिखाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में सभी ने यही कहकर उनको निराश कर दिया कि किसी ऊंचे किस्म के काला जादू जानने वाले तांत्रिक ने लड़की पर जादू कर दिया है, जिसे उस तांत्रिक के अलावा और कोई उसे ठीक नहीं कर सकता। यह समाचार सुनकर सैमसन सांवली को देखने के लिए व्यग्र हो उठे। दूसरे ही दिन हम दोनों चल पड़े। गांव के करीब पहुंचने पर यह भी पता चला कि पहले लड़की जो भी खाती थी वह उसके मुंह में जाते ही पत्थर बन जाता था, मगर इधर लड़की में विस्मयकारी परिवर्तन हुआ है। वह दिन में अब आसानी से सब कुछ खाने लगी है, लेकिन शाम होते ही वह कुछ भी नहीं खा पी सकती, और खाने का प्रयत्न भी करे तो खाना तुरंत मलमूत्र में बदल जाती है। उस समय लड़की की हालत भी काफी खराब हो जाती है, यहां तक कि उसका सारा शरीर कांपने लगता है। आखिर जब हम लोग वहां पहुंचे तो शाम हो गई थी। चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा था। सांवली अपनी झोपड़ी के सामने पीपल के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी।
उसके शरीर का रंग हल्दी की तरह पीला पड़ चुका था। चेहरा काला हो गया था। आंखें भीतर ढंसी हुई थीं। परिवार के अलावा गांव के अन्य लोग भी वहां मौजूद थे। अतः हम लोगों को देखकर भीड़ में से निकलकर हरखू करीब आया और आदर से हाथ जोड़कर बैठने के लिए कहा उसने। फिर सैमसन के कहने पर वे सारे पत्थरों, कीलों और कांच के टुकड़ों को लाकर उनके सामने रख दिया, जो खाना खाते हुए सांवली के मुंह से निकले थे। उसके बाद सांवली के सामने खाने की थाली रखी गई। हम लोगों ने देखा, ज्यों ही उसने ग्रास मुंह में रखा, वह तुरंत विष्ठा में बदल गया और उसकी दुर्गंध वातावरण में फैल गई। फिर उसी के साथ दूसरे क्षण सांवली का सारा शरीर भी थर थर कांपने लगा। तभी हरखू ने बताया, उसकी लड़की पर काला जादू का भरपूर असर है और उस असर को हटाने के लिए उसने एक बहुत बड़े तांत्रिक को बुलाया है, जो काली विद्या में माहिर है। फिर थोड़ा रुक कर उसने आगे कहा, साहब, जिसने मेरी बेटी पर यह काला जादू किया है वह अब नहीं बचेगा, क्योंकि उस तांत्रिक का कहना है कि वह काला जादू के असर को उलट देगा, लेकिन जिसने किया है वह तुरंत मर जाएगा। वह तांत्रिक यहां कब आने वाला है? यह पूछने पर हरखू ने कहा, कल वह पहुंच जाएगा और कल ही लड़की का इलाज भी करेगा। अतः हम लोग उस रात गांव में ठहर गए। दूसरे दिन दोपहर में वह तांत्रिक आया। हम लोग उसे देखकर हैरान रह गए। उसकी उम्र अधिक से अधिक 40 वर्ष थी। दुबला पतला शरीर, काला रंग, हद से ज्यादा लंबा कद और मुड़ा हुआ सिर, साथ ही दाढ़ी मूंछ भी सफाचट, गले में मणियों की मालाएं, जिसके साथ बंदर के बच्चे की खोपड़ी भी झूल रही थी छाती पर। कपड़े के नाम पर उसने मात्र लाल रंग की लुंगी कमर में लपेट रखी थी। बगल में एक मदारियों जैसी कठरी की झोली भी थी। फिर पूछने पर पता चला कि उस तांत्रिक का नाम सलाजू है और वह नागालैंड से आया है। गांव के बच्चे, बूढ़े और मर्द सभी उस तांत्रिक को भय और उत्सुकता की नजरों से देख रहे थे। परिणाम स्वरूप दिन ढलते ही हरखू की झोपड़ी के सामने मैदान में भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी के मन में जिज्ञासा और उत्सुकता थी। काली विद्या का तमाशा देखने के लिए सांवली सम्मोहित सी गर्दन झुकाए पीपल के नीचे पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी थी। थोड़ी देर बाद अंधेरा हो गया। तभी धीरे धीरे चलकर तांत्रिक सांवली के करीब पहुंचा। पहले उसने झुककर सांवली के सारे शरीर को टटोला, फिर पालथी मारकर बैठ गया। वह कुछ देर तक आंखें बंद किए कोई मंत्र मन में बुदबुदाता रहा और उसी अवस्था में आंखें बंद किए वह अपने और सांवली के चारों तरफ एक बड़ा सा दायरा बनाया चाकू से। अपने बगल में दबी झोली से निकालकर उसने 2 मानव खोपड़ी उस दायरे के भीतर रखी और उन खोपड़ियों के सामने 2 मिट्टी के बड़े बड़े दीप जलाए। फिर उसने इशारे से 1 काला मुर्गा और 2 बोतल शराब हरखू से मंगवाया। वहां जब वे चीजें आ गईं तो उस तांत्रिक ने जोर जोर कोई अटपटा सा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, जिसे हम दोनों भी उस तांत्रिक की हर गतिविधि को बड़े ध्यान से देख रहे थे। उसकी हर क्रियाकलाप को समझने का प्रयास कर रहे थे। मंत्र पढ़ते पढ़ते तांत्रिक का चेहरा लाल हो उठा अचानक, और उसी के साथ दोनों दीप की लौ एक बार जोर से फड़फड़ाई और फिर ऊपर की ओर धीरे धीरे उठने लगी। और जब वे दोनों लौ लगभग 3 फुट ऊपर आकाश में उठ गईं, तो तत्काल तांत्रिक के सामने रखी दोनों खोपड़ियों में शराब उड़ेल दी। शराब उड़ेलते ही हमने देखा कि वे दोनों खोपड़ियां सन्न सन्न की आवाज करती हुई अपनी अपनी जगह से अचानक हवा में उठी और कुछ ही क्षणों के बाद आकाश में गायब हो गई। बड़ा ही विचित्र और चमत्कारपूर्ण दृश्य था वह। लेकिन जब वे खोपड़ियां गायब हो गई तो तांत्रिक ने मुर्गे की बलि दी और उसने खून को सांवली के सिर और छाती पर रगड़ा। उसके बाद बोतल में बची हुई शराब को पिया उसने। दोनों दीप की लौ पहले की ही तरह ऊपर की ओर उठी हुई थी और हवा में लपलपा रही थी। उस समय हमारे भय और आश्चर्य की सीमा न रही। ताज्जुब की बात थी, लौ के आस पास उड़ते हुए पतंगे थोड़ी ही देर बाद इंसानों की शक्ल में बदल गए। बड़ा ही अनोखा और आश्चर्यजनक दृश्य भी वह। हम जरा आगे बढ़कर उस चमत्कारपूर्ण दृश्य को देखने लगे। दीप की कांपती और थरथराती लौ के आसपास ऐसी इंसानों की शक्लें नाच कूद रही थीं जो मुश्किल से 1 इंच की रही होगी, मगर उनके रूप और आकार प्रकार बिल्कुल स्पष्ट थे। सबसे रहस्य की बात तो यह थी कि उन इंसानों के पैर नहीं थे, जिसे देखकर हम विस्मय विमूढ़ थे। सांवली, जो अभी तक सम्मोहित सी पत्थर की मूर्ति बनी बैठी थी, एकाएक बेचैन होकर अपना पहलू बदलने लगी। उसका चेहरा पसीने से भींग उठा था और दोनों आंख बाहर निकल आई थीं।
सहसा डरावनी आवाज में वह चिल्लाने लगी और उसी समय हमने देखा कि चारों इंसानी शक्लें सहसा राडू प्रजापति के चमत्कारी गुड्डों के रूप में बदल गई और फिर वे गुड्ढे एक एक कर लौ में जलने लगे। जब वे सभी जल गए, उसके कुछ ही देर बाद वे दोनों खोपड़ियां सनसनाती हुई वहां आ गई और दीप का चक्कर लगाकर जमीन पर स्थिर हो गई। अब उनमें शराब की जगह किसी इंसान का ताजा खून भरा हुआ था। नागालैंड के भयंकर तांत्रिक ने लपक कर उन खून से भरी खोपड़ियों को उठाया और घटा-घट कर सारा खून पी गया। दूसरे क्षण वह बड़ा ही रोमांचकारी और विभत्स दृश्य था, जिसे देखकर वहां उपस्थित सभी लोग एक बारगी कांप उठे। सैमसन को भी रोमांच हो आया। हमारी हालत भी देखने लायक थी। मैंने देखा, सांवली पहले से अब काफी स्वस्थ लग रही थी। तांत्रिक के आदेश पर जब उसके सामने खाना लाया गया तो बड़े इत्मीनान से खाना खाने लगी वह। किसी भी प्रकार की परेशानी और तकलीफ नहीं हुई उसे। जब हरखू ने देखा कि उसकी लड़की के खाने का निवाला न पत्थर बन रहा है और न तो बन रहा है कांच या लोहे का टुकड़ा, तो उसने लपक कर उस भयानक तांत्रिक के दोनों पैर पकड़ लिए, मगर तांत्रिक ने उसे डांट कर अलग कर दिया। कहने की आवश्यकता नहीं, सांवली पर से राडू प्रजापति के काले जादू का असर हट चुका है और वह अब स्वस्थ थी। मगर खोपड़ी में शराब के बदले भरा खून कैसा था? किसका था वह खून? इसका उत्तर हमें दूसरे ही दिन मिल गया। वह खून था टेनेजू का। टेनेजू मर चुका था और मरते समय उसके मुंह से बहुत सारा खून निकला था। जब राठू प्रजापति को टेनेजू के मरने की सूचना मिली तो वह एक बारगी बौखला उठा। अपनी विद्या का अपमान सह न सका राडू प्रजापति। उसने तुरंत एक काले मुर्गे की बलि देकर उसी समय सांवली पर काला जादू मार दिया। आधी रात का समय था। लाल पहाड़ी गांव के लोगों ने देखा कि पश्चिम की ओर से एक बड़ी सी कच्ची मिट्टी की हड्डियां जलती सनसनाती हुई आई और हरखू की झोपड़ी के भीतर तीव्र गति से घुस गई। दूसरे क्षण गांव वालों को झोपड़ी से एक भयानक आर्तनाद सुनाई दिया। वह आर्तनाद और किसी का नहीं, सांवली का था। उसके आर्तनाद को सुनकर घर के लोगों की नींद खुल गई। लोगों ने देखा, सांवली अपनी चारपाई पर मृत पड़ी थी। उसके चेहरे पर भय का भाव था। आंखें बाहर निकल आई थीं, मुंह से भी ढेर सा खून निकलकर बिस्तर पर फैल गया था। दो भयानक तांत्रिक के काले जादू की लड़ाई में दो ऐसे युवा प्रेमियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जिनकी कल्पना सरजीव नहीं हुई थी, न तो सपने ही साकार हुए थे। इस घटना के बाद हम एक दिन भी रुकना उचित नहीं समझा। अपना कार्य निपटाकर तत्काल वहां से रवाना हो गए और रास्ते भर वो सारी घटनाएं चलचित्र की तरह घूमती रहीं। कहानी यहां समाप्त हो गई है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करना ना भूलें और साथ में बताएं कि आप कहां से हमारी रोमांचित करने वाली कहानी सुन रहे हैं। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप हमारी आने वाली कहानियां सुन पाए। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में। जब तक आप अपना ख्याल रखें।